नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन, ऑनलाइन कंसल्टेंट। आज आपको HLH डिजीज के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पहले मैं बता देता हूं, अगर आपको भी ये बीमारी है हेमोफैगोसिटिक लिम्फोहिस्टोसाइटोसिस नाम की, तो आप अपॉइंटमेंट व्हाट्सएप नंबर पे जाके बुक करें, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और रेयर होता है, सबको नहीं होता है, रेयर होता है। कई बार ये एक्वायर्ड भी होता है और कुछ केसेस में ये क्या होता है, हेरिडिटरी होता है। तो आज हम बात करेंगे कि ये किन को होता है और इसका मतलब क्या है। देखो, इसका मतलब ये है कि अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ मैक्रोफेजेस एंड विच एक्टिवेट्स लिम्फोसाइट्स। तो ऐसा समझते हैं हम इसको, थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में बताता हूं। हमारी बॉडी में मैक्रोफेज होता है और टी सेल्स होता है। तो मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको बाहर करना, और टी सेल्स का भी यही काम है जो मैक्रोफेजेस की हेल्प करता है। अब क्या होता है कि इसके अंदर हेमोफैगोसिटिक लिम्फोसाइटोसिस हिस्टियोसाइटोसिस में क्या होगा कि मैक्रोफेजेस एग्रेसिव हो जाएंगे और साथ में जो टी सेल्स है वो भी एग्रेसिव हो जाती है। तो इनके एग्रेसिव नेचर की वजह से क्या होता है, ये अपने सेल्स को किल करने लगते हैं। किल किसको करेंगे, जैसे आपके आरबीसीज को किल करेंगे, आपका प्लेटलेट्स को किल करने लगेंगे, खाने लगेंगे मैक्रोफेजेस, आपके न्यूट्रोफिल्स को किल करने लगेंगे। तो इसमें क्या होगा, पैनसाइटोपिनिया होगा, मतलब आपका हेमोग्लोबिन लो हो जाएगा, आपका प्लेटलेट कम हो जाएगा, आपका WBC कम हो जाएगा। तो ये सारा पैनसाइटोपिनिया किस वजह से हो रहा है, इसकी वजह से। अब इसके जो प्राइमरी कॉजेज होते हैं, ये हेरिडिटरी भी हो सकता है कि मदर फादर को है तो आपको आ सकता है ये जेनेटिक डिसऑर्डर। और कुछ केसेस में जैसे माइलोडिस्प्लेजिया है या एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया है, कैंसर के कारण भी ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं, या फिर पोस्ट डेंगू या एप्स्टीन बार वायरस, तो वो सेकेंडरी कॉजेज होता है। और कुछ प्राइमरी कॉजेज होते हैं जो बाय बर्थ प्रेजेंट हो। सभी को इसके सिम्टम्स नहीं होते, पर कुछ लोगों में बहुत सीवियर सिम्टम्स आने लगते हैं। अब ये जो मोस्टली देखा गया है HLH, जिसको मैं फुल फॉर्म बता रहा हूं, हेमोफैगोसिटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस, इसके अंदर लेस देन 1 ईयर में इसके सिम्टम आ जाते हैं। 1 साल से छोटे उम्र में 70% लोगों में सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। ये ऑटोजोमल रेसेसिव बीमारी है। अब इसका जेनेटिक्स हम समझते हैं। अगर किसी मदर को है तो बच्चों में आने का चांस रहता है 25%। अगर 4 बच्चे हुए तो 1 बच्चे को ये बीमारी आ सकती है जीन्स के थ्रू। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको डायग्नोसिस करने के लिए जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो तो होता है आपका जेनेटिक टेस्टिंग, पर दैट इज एक्सपेंसिव। उससे पहले हमें कुछ और डिफरेंशियल डायग्नोसिस और रूल आउट करने होते हैं। जैसे CBC किया, पैनसाइटोपिनिया आएगा, तो पैनसाइटोपिनिया का मोस्ट कॉमन कॉज होता है विटामिन B12 डेफिशिएंसीज, उसके अलावा फॉलिक एसिड डेफिशिएंसीज, और कुछ केसेस में अप्लास्टिक एनीमिया, कैंसर वगैरह। तो उनको अपन रूल आउट करेंगे। सबसे पहले पेशेंट का हिस्ट्री जरूरी है। अब इसमें हम जब USG होल एब्डोमेन करेंगे तो लीवर का साइज बढ़ जाता है, स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, तो हिपैटोस्प्लीनोमेगाली हमें देखने को मिलता है। इसमें लिम्फ नोड्स का साइज बढ़ा हुआ रहता है, और जब हिपैटोस्प्लीनोमेगाली रहेगा तो क्या होगा, जॉइंडिस होगा, आई येलो हो जाएगा, इक्टरस, टंग येलो हो जाएगा, स्किन येलो होगा, इचिंग, प्रूराइटिस हो सकता है। और यहाँ पे क्या होता है कि सीरम फेरेटिन लेवल बहुत रेज्ड हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है इसमें, पर फाइब्रेट्स कम हो जाते हैं इसके अंदर। तो ये सारा चीजें रहेगा आपको ये समझने के लिए। अब इसके बाद ये जो मैंने कॉजेज बताया, भाई डेंगू के बाद हो सकता है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम हो सकता है, एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया के सेकेंडरी कॉजेज हैं एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, किसी को रूमेटोइड अर्थराइटिस है उसके बाद पैनसाइटोपिनिया हो रहा है, किसी को वास्कुलाइटिस है, कावासाकी डिजीज है, या HIV एड्स वगैरह वायरस के बाद भी ये सिम्टम्स सेकेंडरी डेवलप हो सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे हेमोफैगोसिटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस। ठीक है, अब इसमें हमने देख लिया CBC में पैनसाइटोपिनिया, लीवर फंक्शन करके देखेंगे। प्रोटीन्स जब हम कराते हैं तो सीरम प्रोटीन्स डिक्रीज हो जाते हैं, इसमें प्रोटीन टूटने लग जाते हैं, CRP और ESR बढ़ जाता है इस डिजीज के अंदर, और फाइब्रिनोजन डिक्रीज होता है। अगर हम D डाइमर का टेस्ट करेंगे तो D डाइमर इसमें क्या होगा, बढ़ा हुआ रहेगा। और इसका जो बेस्ट डायग्नोसिस है जेनेटिक टेस्टिंग हो गया। उसके अलावा बोन मैरो बायोप्सी में हम क्या देखेंगे, हिस्टियोसाइटोसिस। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। देखो, जो इसका ट्रीटमेंट है, कई बार ये अपने आप भी ठीक हो जाता है, ऐसा जरूरी नहीं कि इसके लिए ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड हो, पर इसके लिए अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, मैथोट्रेक्सेट दे सकते हैं,
उसके अलावा इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे सकते हैं, कीमोथेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को। कई बार ये मेडिकेशंस के बाद रिकवर भी हो जाता है। ऐसे कई केसेस हैं जो मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं जो रिकवर हो गए हैं। पर कई ऐसे लोग हैं जो इसमें डर जाते हैं, क्या हो गया, ये एक बहुत ही खतरनाक डिजीज डायग्नोस हो गया। तो इसमें डरना नहीं है, पहले कॉज को पहचानना है, कारण को ढूंढना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। अब जो हम बात करेंगे कुछ केसेस में इंस्पाइट ऑफ बेस्ट ट्रीटमेंट, इंस्पाइट ऑफ गिविंग गुड मेडिकेशंस, ये रिलैप्स होता है और बढ़ता रहता है। तो इसके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन आप फैमिली मेंबर ले सकते हैं और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन काफी इजीली अवेलेबल हो जाता है हायर सेंटर्स पे, तो हाँ आप करा सकते हैं। उसके बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जरूरी है। अब आप सोचेंगे बुक्स में ये सब नहीं दिया हुआ है, तो ये इंडिविजुअल प्रैक्टिस होती है। स्टीरॉइड्स के 100 साइड इफेक्ट होते हैं, तो उनके बिना भी ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। लाइफ स्टाइल चेंजेस है, आपका फूड क्या खाना है, वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आप इस डिजीज से बाहर आ सकते हैं। और एजुकेशन इसलिए जरूरी है ताकि आप डरे नहीं, मुझे क्या हुआ है, तो ये रूल आउट करना जरूरी है। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और भी ऐसी अच्छे वीडियोस के लिए आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।